गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज बात करेंगे लेसन नंबर 34 के बारे में, जो है हमारा मानव में आर्तव चक्र। आर्तव चक्र एक प्रकार का प्रजनन चक्र है, या कहें कि अंडाशयी चक्र है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये प्रजनन चक्र या अंडाशयी चक्र है क्या। सबसे पहली बात कि ये चक्र पाया जाता है स्तनधारियों में, मैमल्स में, और मैमल्स में भी मादा मैमल्स में। क्लियर? जो मादा मैमल्स हैं, उन मादा मैमल्स में प्रजनन काल के दौरान या प्रजनन के दौरान कई शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन एक चक्रिक रूप में होते हैं, माने कि एक निश्चित समय अंतराल बाद दोहराए जाते हैं, या यूं कहें कि एक चक्रिक प्रक्रम के रूप में होते हैं, माने कि एक निश्चित समय अवधि बाद दोहराए जाते हैं। इन्हें ही कहा जाता है प्रजनन चक्र या अंडाशयी चक्र या गर्भाशयी चक्र। बात करें कि स्तनधारियों में यह प्रजनन चक्र कितने प्रकार से होता है, तो प्रजनन चक्र स्तनधारी प्राणियों में दो प्रकार से होता है। एक तो होता है मध चक्र और एक होता है आर्तव चक्र। स्तनधारियों में केवल प्राइमेट्स, जिनमें मनुष्य और बंदर आते हैं, केवल इसी वर्ग में आर्तव चक्र पाए जाते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। जबकि मध चक्र साल में केवल एक निश्चित अवधि में ही होता है, और इसी अवधि में जो दूसरे स्तनधारी प्राणी हैं, जैसे गाय, बकरी आदि, ये सब गर्भधारण के लिए तैयार होती हैं। ठीक है? तो हम बात करेंगे केवल आर्तव चक्र के बारे में डिटेल में। क्लियर? जो आर्तव चक्र है, वो आर्तव चक्र का मुख्य कारण मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन है। इस एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से, उसके अलावा पीयूष ग्रंथि से स्रावित एलएच और एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से कई अंडाशयी और गर्भाशयी परिवर्तन होते हैं। इन अंडाशयी और गर्भाशयी परिवर्तनों को कहा जाता है आर्तव चक्र। आर्तव चक्र की शुरुआत कहें तो प्यूबर्टी के दौरान होती है, या वयस्क अवस्था के दौरान होती है, या 12 से 14 वर्ष की आयु के दौरान होती है। प्रथम बार जब आर्तव चक्र शुरू होता है या रज प्रवस्था शुरू होती है, तो उसे कहा जाता है हिंदी में बात करें रजोदर्शन। और ये प्रक्रिया हर माह दोहराई जाती है, या 28 से 3 दिन की अवधि में 28 से 30 दिन की अवधि में दोहराई जाती है। आर्तव चक्र होता है 28 से 30 दिन की अवधि का। प्रत्येक 28 से 30 दिन के पश्चात आर्तव चक्र पुनः प्रारंभ होता है, और यह प्रक्रिया लगभग 50 वर्ष तक की आयु तक चलती है। मादाओं में 50 वर्ष तक की आयु, 50 वर्ष के बाद ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है या बंद हो जाती है, या आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है मीनोपोज या रजो निवृत्ति। क्लियर? तो ये कुछ पारिभाषिक शब्द थे। अब बात कर ले आर्तव चक्र की प्रक्रियाओं के बारे में।
आर्तव चक्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग होता है रज प्रवस्था। क्लियर? इस प्रवस्था के दौरान ऋतुस्राव होता है और इसलिए इसे ऋतुस्राव प्रवस्था भी कहा जाता है। ठीक। दूसरी जो प्रवस्था होती है उसे कहा जाता है पुटिकीय प्रवस्था। और इस पुटिकीय प्रवस्था में गर्भाशय और अंडाशय दोनों में परिवर्तन होते हैं। फिर तीसरी अवस्था आती है जिसे कहा जाता है अंडोत्सर्ग प्रवस्था। और इस अंडोत्सर्ग प्रवस्था में अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन होता है। फिर अंत में चौथी प्रवस्था आती है जिसे कहा जाता है पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था। अगर हम कहें इन 28 दिन में जो आवर्त चक्र कंप्लीट होता है उस आवर्त चक्र में रज प्रवस्था की जो अवधि है वो है 1 से 5 दिन की। माने कि ये प्रक्रिया 1 से 5 दिन तक होती है। क्लियर? माने कि पहले दिन जब रज अवस्था स्टार्ट होती है उसी अवस्था को आर्तव चक्र की शुरुआत कहा जाता है। क्लियर? तो आर्तव चक्र की शुरुआत तब से होती है जब रज प्रवस्था प्रारंभ होती है। क्लियर? और रज प्रवस्था के दौरान ऋतुस्राव होता है और इसकी अवधि होती है 3 से 5 दिन। माने कि 3 से 5 दिन तक ऋतुस्राव होता है। आगे हम डिटेल बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं पुटिकीय प्रवस्था। और पुटिकीय प्रवस्था होती है 6 से 13 दिन की, जिसमें कई अंडाशयी परिवर्तन होते हैं और वहां पर प्राथमिक पुटक से परिपक्व पुटक माने कि ग्राफियन पुटक का निर्माण होता है। क्लियर? उसके बाद आती है अंडोत्सर्ग प्रवस्था। और अंडोत्सर्ग प्रवस्था होती है 14वें दिन की। माने कि केवल एक ही, माने कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया जो होती है वह आर्तव चक्र के 14वें दिन होती है। क्लियर? और एक दिन के दौरान, इस दिन के दौरान जो परिपक्व ग्राफियन पुटिका है उस परिपक्व ग्राफियन पुटिका से अंडाणु का उत्सर्जन हो जाता है। माने कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। क्लियर? उसके बाद पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था और यह होती है 15 से 28 दिन की। ठीक है? या 30 दिन की। इस प्रवस्था में ग्राफियन पुटक कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और गर्भाशय गर्भधारण के लिए और ज्यादा तैयार और स्थिर हो जाता है। अगर निषेचन होता है तो निषेचन होने की अवस्था में अब 28 दिन के बाद पुनः पहला दिन चालू न होकर गर्भधारण हो जाता है। माने कि आर्तव चक्र बंद हो जाता है। माने कि अब प्रक्रिया जो रजस्राव की प्रक्रिया है वो नहीं होती है यदि निषेचन हो जाता है। और यदि निषेचन नहीं होता है तो उस अवस्था में 28 दिन के बाद रजस्राव या ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? माने कि पुनः नया आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है। कब होता है? निषेचन न होने की अवस्था में। यदि निषेचन हो जाता है तो आर्तव चक्र बंद हो जाता है, माने कि ऋतुस्राव नहीं होता है। क्लियर? तो अब बात करते हैं एक एक करके इन चारों की डिटेल के बारे में। यही हम बात कर लेते हैं।
ये है गर्भाशय, और गर्भाशय में ये गर्भाशय का आंतरिक स्तर, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। सबसे बाहर की ओर पाया जाता है पेरीमेट्रियम, जो पेरिटोनियम का भाग है। क्लियर? और ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं ये मायोमेट्रियम कहलाता है, माने कि ये चिकनी पेशियों का बना स्तर है। ये जो एंडोमेट्रियम है ये पहली प्रवस्था, या जिसे हम कहते हैं रज प्रवस्था, उस रज प्रवस्था के दौरान ये अस्थिर हो जाता है। माने कि जो एंडोमेट्रियम है, उस एंडोमेट्रियम के जो भाग हैं वो एंडोमेट्रियम के भाग क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। अगर एंडोमेट्रियम की संरचना को और डिटेल में कहें तो एंडोमेट्रियम की संरचना में दो परतें होती हैं। बाहर वाली जो होती है वो कहलाती है स्ट्रेटम बैसिलिस या स्ट्रेटम बैसिलस। स्ट्रेटम बैसिलस के अंदर की ओर ये एक और स्तर होता है जिसे कहा जाता है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम में दो स्तर होते हैं। एंडोमेट्रियम में अंदर वाला तरफ का जो हिस्सा है उसे कहा जाता है स्ट्रेटम बैसिलस, जो जुड़ा होता है मायोमेट्रियम से या पेशी स्तर से। ठीक है, और जो भीतर वाला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। तो रज प्रवस्था के दौरान ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस अस्थिर हो जाता है या नष्ट हो जाता है, और नष्ट होकर गर्भाशय की मुख्य काय से होता हुआ गर्भाशय ग्रीवा, और गर्भाशय ग्रीवा से योनि मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर आने लगता है। इसकी अवधि 3 से 5 दिन की होती है। माने कि ये प्रक्रिया 3 दिन तक चलती है, कुछ अवस्थाओं में 4 दिन तक या 5 दिन तक चलती है। ठीक है, जिससे लगातार क्षतिग्रस्त रक्त केशिकाएं, कोशिकाएं, श्लेष्मा इत्यादि धीरे धीरे योनि मार्ग से शरीर से बाहर आने लगती हैं। क्लियर? इस अवस्था के दौरान या रज प्रवस्था के दौरान जो पूरा स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है वो पूरा स्ट्रेटम फंक्शनैलिस नष्ट हो जाता है, केवल एंडोमेट्रियम का स्ट्रेटम बैसिलस शेष रह जाता है इन 5 दिन की अवधि के दौरान। क्लियर? रज प्रवस्था की शुरुआत कब होती है? यूं कहें कि जो गर्भाशय है वो हर 28 दिन में या हर प्रति माह अपने आप को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। माने कि हमने कहा कि जो स्तनधारियों में प्राइमेट्स हैं वो हर माह गर्भ धारण कर सकते हैं, माने कि हर माह गर्भ धारण की तैयारी करते हैं। उनमें हर माह एक अंडाणु बनता है और हर माह उस अंडाणु के निषेचन के बाद वो आसानी से गर्भाशय में रोपित हो सके, इसलिए गर्भाशय का एंडोमेट्रियम हमेशा मांसल हो जाता है, माने कि हमेशा विकसित हो जाता है इन 28 दिनों के दौरान, और विकसित होकर आने वाले भ्रूण को अपने आप में रोपित करने के लिए स्थान प्रदान करता है। ये मांसल हो जाता है ताकि वो पोषण कर सके गर्भ का या यूं कहें भ्रूण का, और उसको स्थापित कर सके। लेकिन अगर निषेचन नहीं होता है तो इस स्तर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए 28 दिन के बाद ये स्तर नष्ट हो जाता है। और जब नया आर्तव चक्र प्रारंभ होता है तो नए अंडाणु तैयार होते हैं
और उन अंडाणुओं को रोपण के लिए जो एंडोमेट्रियम है गर्भाशय का वो पुनः तैयार होता है, माने कि हर 28 दिन के दौरान ये वापस तैयार होता है, नष्ट होता है, तैयार होता है, नष्ट होता है। क्लियर? तो ये नष्ट कब होता है? जब निषेचन नहीं होता। निषेचन न होने की अवस्था में ऋतुस्राव होता है। यदि निषेचन हो जाता है तो इस अवस्था में अंडाणु की कोरक पुटी अवस्था, जिसे हमने पहले बात कर ली थी, भ्रूण की कोरक पुटी अवस्था इसमें स्थापित हो जाती है और ये गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्थिर हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। और इसको नष्ट होने से बचाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर? लेकिन अगर निषेचन नहीं होता है तो शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा में कमी आ जाती है और इन दोनों की कमी आने के कारण गर्भाशय का अंतःस्तर नष्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये थी रज प्रवस्था। दूसरी प्रवस्था के बारे में बात करते हैं, पुटकीय प्रवस्था के बारे में। इस पुटकीय प्रवस्था के दौरान जो अंडाशय है उस अंडाशय में भ्रूणावस्था के दौरान कई प्राथमिक पुटकों का निर्माण हो गया था। जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी में हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन पीयूष ग्रंथि को प्रभावित करता है और पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है एक हार्मोन जिसे कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच हार्मोन इस प्राथमिक पुटक से ग्राफियन पुटक के निर्माण को प्रेरित करता है। हम देख लेते हैं। तो ये पुटकीय प्रवस्था, यहां पर ये प्राथमिक पुटक धीरे धीरे अब द्वितीय पुटक, फिर तृतीय पुटक और अंत में ग्राफियन पुटक में बदलते हैं। ये जो ऊपर के परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं ये अंडाशय में होने वाले परिवर्तन हैं और इस डायग्राम में आप यहां जो देख पा रहे हैं ये देख रहे हैं गर्भाशय के अंतः स्तर में वृद्धि के बारे में। ये जो आपको स्थिति दिखाई दे रही है या ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है ये रज चक्र का या रज प्रवस्था का ब्लॉक है। इस रज प्रवस्था में एंडोमेट्रियम नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस 1 से 5 दिन की अवधि के दौरान ये स्तर नष्ट होता है। उसके बाद 6 से 13 दिन तक की अवधि में इस स्तर में वृद्धि होती है। क्लियर? ऊपर की बात करें तो यहां द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक और ग्राफियन पुटक, इनमें जो पुटक कोशिकाएं हैं, आसपास के चारों तरफ की पुटक कोशिकाएं, इन पुटक कोशिकाओं से स्रावित होता है एक हार्मोन जिसे कहा जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। हम पहले भी बात कर चुके हैं, यही एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय में होने वाले परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है। तो जब पूरा स्ट्रेटम फंक्शनैलिस झड़ जाता है या नष्ट हो जाता है तो इसी दौरान गर्भाशय में पुटिकाओं का विकास हो रहा होता है और ये पुटिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण कर रही होती हैं। इन्हीं एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय के अंदर, ये है अंडाशय के अंदर होने वाली प्रक्रिया, ये है गर्भाशय के अंदर होने वाली प्रक्रिया। अंडाशय और गर्भाशय को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे।
फिर भी हम बात कर लेते हैं। ये है अंडाशय जहां अंडाणुओं का निर्माण होता है, और ये है गर्भाशय जहां पर अंतः स्तर का निर्माण हो रहा होता है, या एंडोमेट्रियम का निर्माण हो रहा होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में धीरे धीरे गर्भाशय का एंडोमेट्रियम का विकास होने लगता है, माने कि वो बड़ा वृद्धि करने लगता है या मांसल होने लगता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। यहां आपको कई आड़ी तिरछी रेखाएं दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये रेखाएं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्राओं को बताते हैं। वहीं ये ऊपर वाली लाइन है, यहां इस ब्लॉक में एफएसएच और एलएच हार्मोन के प्रभाव को बताया जा रहा है या उसकी मात्रा को बताया जा रहा है। ये ब्लू लाइन एलएच हार्मोन की है और जो ग्रीन लाइन है वो एफएसएच हार्मोन की है। वहीं ये ऑरेंज लाइन है एस्ट्रोजन हार्मोन की, और जो पर्पल लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। तो हम अभी भी पुटिकी प्रवस्था के बारे में ही बात कर रहे हैं। पुटिकी प्रवस्था में प्राथमिक पुटक अब द्वितीय पुटक, द्वितीय पुटक फिर तृतीय पुटक, और तृतीय पुटक अब ग्राफीन पुटक में बदल रहा होता है। ये अवस्था हम पहले भी बात कर चुके हैं, 6 से 13 दिन तक चलती है, या 6 से 13 दिन तक की अवधि की होती है। 13वें दिन एफएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, और वहीं एलएच हार्मोन जो अब तक कम था 14वें दिन अचानक वृद्धि करता है, या 14वें दिन अचानक उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस 14वें दिन एस्ट्रोजन का स्तर भी बढ़ता है। हमें तो इस 14वें दिन एलएच हार्मोन से कार्य है। एलएच हार्मोन की इस 14वें दिन अचानक अतिवृद्धि को कहा जाता है एलएच सर्ज। क्लियर? इसी समय एफएसएच हार्मोन भी ज्यादा होता है, लेकिन एलएच हार्मोन उससे कहीं ज्यादा होता है। इसी एलएच सर्ज के प्रभाव से, इसी एलएच हार्मोन के प्रभाव से ग्राफन पुटिका अंडाणु को मुक्त करती है। क्लियर? तो ये थी पुटिकी प्रवस्था। अब हम बात कर लेते हैं अंडोत्सर्ग प्रवस्था के बारे में। जब एलएच हार्मोन की अधिकता होती है 14वें दिन, तो अंडाशय से जो ग्राफियन पुटिका है, परिपक्व ग्राफियन पुटिका, ये परिपक्व ग्राफियन पुटिका अंडाणु को मुक्त करती है, माने कि ये फट जाती है और अंडाणु बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यही होती है 14वें दिन की घटना, जिसे कहा जाता है एलएच हार्मोन के प्रभाव के होने के कारण इसे कहा जाता है एलएच सर्ज। एलएच हार्मोन के प्रभाव या एलएच हार्मोन की अधिकता की वजह से होता है। एलएच हार्मोन की अधिकता कहलाती है एलएच सर्ज, और इसी एलएच सर्ज के प्रभाव से ग्राफिन पुटिका द्वारा अंडाणु का उत्सर्जन होता है, और अंडाणु के उत्सर्जन की इस घटना को कहा जाता है अंडोत्सर्ग। क्लियर? तो ये थी आर्तव चक्र की तीसरी प्रवस्था। वापस देखिए, पहली प्रवस्था में रज प्रवस्था होती है। दूसरी प्रवस्था जो 6 से 13 दिन की अवधि है, उसमें अंडाशयी परिवर्तन होते हैं, जिससे प्राथमिक पुटक धीरे धीरे तृतीय पुटक, ग्राफिन पुटक में परिवर्तित हो जाता है। 14वें दिन अंडोत्सर्ग प्रवस्था होती है। अंडोत्सर्ग प्रवस्था में एलएच हार्मोन के प्रभाव में अंडाणु का उत्सर्जन हो जाता है। अब बात करते हैं आगे की। तो जो अंतिम प्रवस्था है उसे कहा जाता है पश्य अंडोत्सर्ग प्रवस्था। इस पश्य अंडोत्सर्ग प्रवस्था में अब ये ग्राफियन पुटक फटा था, फटने के बाद ये वापस पैक हो जाता है। क्लियर? ये पुटिका अंडाणु उत्सर्जन के पश्चात वापस पैक हो जाती है और इसके अंदर पीले रंग की कणिकाएं भर जाती हैं। इन पीले रंग की कणिकाओं के भरने से एक नई पुटक का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। आप देख रहे हैं ये ब्लू लाइन,
धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम विकसित होती है और वो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। अब इसके बाद यदि निषेचन नहीं होता है तो निषेचन नहीं होने की अवस्था में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर घटने लगता है, माने कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है। ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्रावन भी करता है और एस्ट्रोजन का स्रावन भी करता है। ध्यान दीजिएगा, निषेचन नहीं होने की अवस्था में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल में कमी आने लगती है और उसके हार्मोन की कमी देख रहे हैं आप, ये प्रोजेस्टेरोन है, ये एस्ट्रोजन है, इन दोनों के स्तर मात्रा में कमी आने लगती है। जब इन दोनों के स्तर में कमी आने लगती है तो गर्भाशय का अंतः स्तर धीरे धीरे अस्थिर हो जाता है। क्लियर? और कार्पस ल्यूटियम विघटित हो जाती है और कार्पस ल्यूटियम विघटित होकर एक नई पुटक में बदल जाती है जिसे कहा जाता है कार्पस एल्बिकेंस। क्लियर? जिसका कोई कार्य नहीं है। इन दोनों हार्मोनों के स्तर के नीचे गिरने की वजह से गर्भाशय का जो अंतः स्तर है वो नष्ट होने लगता है और पुनः प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, रज प्रवस्था, माने कि एक नया आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? वापस ध्यान दीजिए, जैसे जैसे कार्पस ल्यूटियम बढ़ती है वैसे वैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्रावन और बढ़ जाता है और गर्भाशय में होने वाले परिवर्तनों में गर्भाशय का अंतः स्तर और ज्यादा वृद्धि करता है। ठीक है? अगर निषेचन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर बना रहता है और गर्भाशय का स्तर भी स्थिर रहता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही गर्भाशय के स्तर को बनाए हुए हैं। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर गिरने लगता है, कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदलने लगती है और गर्भाशय का अंतः स्तर अस्थिर हो जाता है, जिससे नए आर्तव चक्र की शुरुआत हो जाती है। क्लियर? एक बार इस स्तर को वापस देख लें। जो आपकी ब्लू लाइन है वो एलएच हार्मोन है। एलएच हार्मोन 14वें दिन सर्वाधिक होता है, वो पुनः सामान्य हो जाता है। एफएसएच हार्मोन का स्तर रहता है, हमेशा पूरा टाइम बना रहता है, लेकिन वो भी 14वें दिन अत्यधिक हो जाता है या ज्यादा हो जाता है और बाकी रूप में सामान्य रहता है। ठीक है? मगर एलएच हार्मोन से अधिक ही रहता है। ध्यान दीजिएगा, एलएच हार्मोन से अधिक रहता है एफएसएच हार्मोन का स्तर। वहीं देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर 14वें दिन अत्यधिक हो जाता है, फिर घटने लगता है, लेकिन कार्पस ल्यूटियम के बनने से इसकी इसमें वापस वृद्धि हो जाती है। ठीक है? प्रोजेस्टेरोन का स्तर नीचे रहता है, लेकिन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनने लगती है उसका स्तर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन से ज्यादा हो जाता है। ठीक है? जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ही गर्भाशय का अंतः स्तर और वृद्धि करता है। क्लियर? और कार्पस ल्यूटियम के कार्पस एल्बिकेंस में बदलने से या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के स्तर के घटने की वजह से गर्भाशय का अंतः स्तर अस्थिर हो जाता है और नष्ट होने लगता है, माने कि नए चक्र की शुरुआत हो जाती है या रज प्रवस्था की शुरुआत हो जाती है। तो ये था आपका आर्तव चक्र। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रसव और दुग्ध स्रावन की। थैंक यू।